नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचम पाठ न्यायालय दृश्यम। न्यायालय दृश्यम एक सामाजिक नाटक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है और इसमें हम न्यायालय दृश्यम में हम लोग चारुदत्त के प्रेम कथा और चारुदत्त की सत्यनिष्ठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ बसंत सेना के एक अद्भुत प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यह जो हम पंचम पाठ पढ़ने वाले हैं न्यायालय दृश्यम, ये मृच्छकटि के 9वें अंक से लिया गया है। तो 9वें अंक से लिया गया है, इसके लिए इस कहानी को समझने के लिए ऐसे यह जो चैप्टर है यह एक नाटक है। यह क्या है? नाटक है। तो इस नाटक को समझने के लिए हम 8वें अंक की कहानी आपको बताएंगे और 8वें अंक की कहानी जब आप समझ जाइएगा तो आपको हम 9वें कहानी मतलब 9वें अंक की कहानी शुरू करेंगे, जिसमें चारुदत्त की सत्यनिष्ठा के बारे में वर्णन है और बसंत सेना की अथाह प्रेम के बारे में वर्णन है। अब देखिए, इसके बाद हम 10वें अंक की कुछ कहानी का इसमें वर्णन करेंगे ताकि जो 9वां अंक आपको पढ़ना है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं पाठ का परिचय। यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार शूद्रक रचित मृच्छकटिक नामक प्रकरण, जो कि एक सामाजिक नाटक है, उसके 9वें अंक से संकलित है। याद रखिएगा किसने किसने लिखा है इस मृच्छकटिक को? तो मृच्छकटिक के लेखक हैं महर्षि शूद्रक। यह क्या हैं? तो यह नाट्यकार हैं। या ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि शूद्रक के निम्न में से क्या हैं? तो वह एक नाटककार हैं। वह संस्कृत के नाटककार हैं और जो उनका मृच्छकटिक है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिक का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। किसका खिलौना? तो मिट्टी का खिलौना, याद रखिएगा। तो यह जो मिट्टी का खिलौना अर्थात कि मृच्छकटिक के प्रकरण है, यह एक सामाजिक नाटक है और उसके 9वें अंक से संकलित है। इस प्रकरण का नायक चारुदत्त रहता है, जो अत्यंत उदार व्यक्ति है, वाणिज्य जीवी ब्राह्मण है, यानी एक व्यापारी है और वो ब्राह्मण है, जो अपनी दानशीलता के कारण गरीब हो चुका है, अर्थात कि निर्धन हो चुका है। उज्जैनी की गणिका बसंत सेना उसके प्रति आकृष्ट है, यानी जो उज्जैनी की गणिका है बसंत सेना, वो जो है ना, वो चारुदत्त के प्रति आकृष्ट है, यानी उनसे प्रेम करती है। कौन? तो बसंत सेना। जबकि राजा का साला मूर्ख, यानी कि राजा को जो साला रहता है, राजा का एक साला रहता है, उसका नाम रहता है सकार। तो राजा का जो साला सकार रहता है, वो बसंत सेना का बलपूर्वक अपहरण करना चाहता है। एक बार वह गणिका का गला घोट देता है। कौन गला घोट देता है? तो सकार गला घोट देता है। किसका? तो बसंत सेना का। और न्यायालय में चारुदत्त पर हत्या का आरोप लगाता है। न्यायाधीश जो रहते हैं, अर्थात कि इस चैप्टर में हम उनको न्यायाधिकरणिक बोलेंगे। तो न्यायाधीश जो रहते हैं वो चारुदत्त को अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। वह जानते हैं कि चारुदत्त निर्दोष है, किंतु परिस्थितियां उसे चारुदत्त को मृत्यु दंड देने के लिए विवश कर देती है। न्यायालय के इसी दृश्य का एक अंश इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ओवरऑल जानकारी इसमें क्या है। तो एक राजा का साला रहता है, राजा का नाम रहता है पालक। राजा पालक, याद रख लीजिएगा। और राजा का साला जो सकार रहता है, वो बसंत सेना का गला घोट देता है और इसका हत्या का आरोप, यानी बसंत सेना का हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाता है, क्योंकि वो चारुदत्त से और बसंत सेना से, यानी दोनों से जलता है। कौन? तो सकार जलता है। सकार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है और वो ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। किसके साथ में? तो सकार के साथ में और बसंत सेना के साथ में। तो इसीलिए बसंत सेना को मारने का प्रयास करता है, लेकिन बसंत सेना मरती नहीं है, वो मूर्छित हो जाती है और सकार को लगता है कि बसंत सेना तो मर गई है, तो इसका हत्या का आरोप लगा देता है। किस पर? तो सकार लगा देता है चारुदत्त पर। तो इसी कहानी का वर्णन और इसी कहानी को न्यायालय में लेकर के जाया जाता है और न्यायालय में फिर हम इस कहानी को पढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने संपूर्ण नाटक संस्कृत किताब का हिंदी और संस्कृत दोनों में लिख दिया है। यहाँ से मैं आपको संपूर्ण नाटक अर्थात कि न्यायालय दृश्यम पाठ को अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 9वें अंक को अच्छे से पढ़ने के लिए 8वें अंक को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तभी आपको 9वां अंक यहाँ पर याद होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको ऊपर में मैंने बताया था, देखिएगा यहाँ पर इसमें बताया गया है कि मृच कटी के 9वें अंक से ये लिया गया है और याद कर लीजिएगा कैवें अंक से लिया गया है 9वें अंक से। तो हम 8वें अंक की कथा आपको थोड़ा-सा ना बताते हैं। हाँ, तो कथा शुरू होता है कहाँ से? तो कथा शुरू होता है चारुदत्त के घर से। चारुदत्त एक दानशील ब्राह्मण है और अधिक दान करने के कारण वह निर्धन हो चुका है। वह क्या हो चुका है? निर्धन हो चुका है और चारुदत्त से एक गणिका प्रेम करती है जिसका नाम रहता है वसंत सेना। क्या नाम रहता है? तो वसंत सेना। वसंत सेना एक गणिका रहती है और वो किससे प्रेम करती है? तो चारुदत्त से प्रेम करती है, चारुदत्त से। अब यहाँ पर कहानी एक अलग मोड़ लेती है और कहानी जो है ना वो बदल जाती है। बसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए गई हुई थी और जब वो वापस आती हैं तो वापस आने के लिए दरवाजे से निकलती है तो उनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि बसंत सेना जैसे ही चारुदत्त के घर से निकलते हैं दरवाजे से तो वहाँ पर 2 रथ लगा हुआ रहता है यानी गाड़ी लगा हुआ रहता है। पहला गाड़ी जो रहता है वो रहता है चारुदत्त का, याद रखिएगा चारुदत्त का गाड़ी रहता है। इसके बाद जो दूसरा गाड़ी रहता है वो रहता है सकार का, ठीक है ना? सकार का रहता है गाड़ी। तो बसंत सेना को बैठना है चारुदत्त के गाड़ी पर लेकिन वो गलती से बैठ जाती है सकार के गाड़ी पर। उसको पता नहीं चलता कि ये किसका गाड़ी है। तो सकार का चालक जो रहता है अर्थात कि सकार के गाड़ी को चलाने वाला जो चालक रहता है, वो चालक क्या करता है, वो बसंत सेना को वो क्या करता है ना कि बसंत सेना को लेकर के चला जाता है पुष्पक रंडक उद्यान में। यानी एक बगीचा है, उस बगीचे का नाम है पुष्पक रंडक। पुष्पक रंडक एक बगीचा है, उस बगीचे में लेकर के चला जाता है। वो बगीचा रहता है सकार का, सकार का वो बगीचा रहता है और उसी बगीचे में सकार उपस्थित रहता है। अब जब चालक उस गाड़ी को लेकर के जाता है पुष्पक रंडक उद्यान में अर्थात कि सकार के बगीचे में तो कहता है, हे महाराज यानी सकार को कहता है चालक, हे महाराज इस गाड़ी में इस रथ में एक गगनिका है, एक गणिका है। तो वहाँ पर सकार को लगता है कि आखिर कौन गणिका है? तो देखता है सकार कि इसमें तो बसंत सेना बैठी हुई है। तो सकार रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के कारण वो बसंत सेना को क्या करता है ना यहाँ पर बसंत सेना को क्या करता है कि प्रणय निवेदन करता है, बसंत सेना को प्रणय निवेदन करता है अर्थात कि अनुरोध करता है। आप लोग ऐसे समझिए कि सकार उससे क्या करता है प्रपोज़ करता है लेकिन इस बात को इनकार कर देती है बसंत सेना, इसे ठुकरा देती है। तो जैसे ही बसंत सेना इस बात को नकारती है, उसके बाद सकार क्या करता है ना कि अपने बाजुओं से सकार क्या करता है कि बसंत सेना का गला घोंट देता है। गला क्या करता है? घोंट देता है और जैसे ही गला घोंटता है तो सकार को लगता है कि बसंत सेना जो है ना वो मर गई और उसको डर लगता है। तो वहीं पर उसी पुष्पक रंडक उद्यान में जो बगीचा उसी सकार का था, तो उसी पुष्पक रंडक उद्यान में वह छोड़ कर के चला आता है और उसको लगता है कि अब बसंत सेना तो मर गई, अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इसके मारने का आरोप जो है वो हम लगा देते हैं चारुदत्त पर। किस पर लगा देते हैं? चारुदत्त पर। तो ये हो गया 8वें अंक की कहानी। इसी मामला को न्यायालय में देखा जाता है और वहाँ पर चारुदत्त से पूछताछ की जाती है और इसी के साथ 9वां अंक जो है ना वो शुरू होता है। तो चलिए 9वां अंक आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको 8वां अंक बताया और 8वां अंक में जो मैंने बताया कि बसंत सेना दरवाजे से निकलती है और किसी कारणवश वो सकार की गाड़ी पर बैठ जाती है। उसका चालक जो रहता है वो लेकर के चल जाता है पुष्पक रंडक उद्यान में। जो उद्यान रहता है सकार का और सकार बलपूर्वक उसको हत्या करने का प्रयास करता है। तो वहाँ पर बसंत सेना मर जाती हैं, मरती नहीं है बस लगता है कि मर गई हैं। तो सकार ये हत्या का आरोप किस पर डाल देता है? तो चारुदत्त पर डाल देता है, झूठा आरोप डालता है। तो इसी मामला को देखा गया है। ये हो गया
खत्म, यानी कि 8वां अंक खत्म हो गया। 8वां अंक में इसी कथा का वर्णन है। अब हम चलते हैं 9वां अंक आपको बताते हैं, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिएगा 9वां अंक यहाँ से शुरू होता है। देखिएगा चारुदत्त महल में जाते हैं और महल में जाकर के वो बोलते हैं, हे महोदय, अधिकारियों का कल्याण हो। अरे नियुक्त अधिकारियों, क्या आप सब सर्व कुशल हैं ना, यानी कुशल पूर्वक है ना आप लोग? तो अधिकारिणिक बोलते हैं आदर पूर्वक। अब आदर पूर्वक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस राज्य में सबको पता है कि चारुदत्त कोई आम इंसान नहीं है, वो आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा दानशील व्यक्ति है, वह एक उदार व्यक्ति है। तो अधिकारिणिक उन्हें आदर पूर्वक बोलते हैं, आर्य चारुदत्त का स्वागत है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो चारुदत्त हमारे नायक हैं, उनको आर्य बोला गया है। क्या बोला गया है? आर्य। और बसंत सिन्हा जो इस कथा, इस नाटक का जो नायिका हैं, उनको बोला गया है आर्या। ठीक है ना? उनको आर्या बोला गया है और आर्या एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इसे स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो बसंत सिन्हा की जो माताजी रहते हैं, उनको भी आर्या बोला गया है। आगे समझ में आएगा, थोड़ा-सा ध्यान से देखते रहिएगा। तो अधिकारिणिक बोलते हैं आदर पूर्वक, आर्य चारुदत्त का स्वागत है। हे शोधनक, आर्य के लिए आसन लगाओ, यानी कुर्सी लगाओ। तो शोधनक वहाँ पे रहते हैं, आसन लगा कर के बोलते हैं, यह आसन है, आर्य यहाँ विराजें। और इस प्रकार से चारुदत्त बैठ जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब वहाँ पर सकार बोलता है। अब सकार वहाँ पर पहले से मौजूद रहता है, क्योंकि मैंने आपको ही बताया ना कि मामला जो है ना वो न्यायालय में सकार ही ले गया है। तो सकार वहाँ पे पहले से मौजूद रहता है और सकार वहाँ पर बोलता है क्रोध से, यानी गुस्सा से बोलता है, अरे स्त्री हत्यारे, तू आ ही गया? वाह, कैसा न्याय है, कैसा धर्म है, ऐसे स्त्री हत्यारे को भी आसन दिया जा रहा है। अच्छा है, दीजिए दीजिए, यानी थोड़ा तंज कस करके बोलता है सकार कि कैसा ये न्याय है, कैसा ये धर्म है कि एक स्त्री हत्यारे को आसन दिया जा रहा है। अर्थात कि चारुदत्त के लिए बोलता है कि चारुदत्त एक स्त्री हत्यारा है, जो कि एक झूठा आरोप रहता है। अधिकारिणिक बोलते हैं, आर्य चारुदत्त, क्या आपका इस आर्या की पुत्री के साथ कोई संबंध, प्रेम या स्नेह था? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसी न्यायालय में वसंत सेना के माताजी को ही बुलाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो पूछताछ के लिए कि मतलब आपकी जो पुत्री है बसंत सेना, वो कहाँ गई है? तो इस प्रकार से वहाँ पर बसंत सेना की माताजी भी रहती हैं। तो अधिकारिणिक बोलते हैं कि हे आर्य, यानी हे चारुदत्त, इससे आर्या की पुत्री यानी बसंत सेना की माँ की तरफ हाथ करके बोलते हैं कि इस आर्या की पुत्री के साथ आपका कोई प्रेम है या स्नेह है? तो चारुदत्त बोलते हैं, किसके साथ? तो अधिकारिणिक बोलते हैं, इनके साथ, यानी ऐसा कहकर बसंत सेना की माता की ओर संकेत करते हैं, यानी बसंत सेना की माता की ओर इशारा करके बोलते हैं कि क्या इसकी पुत्री के साथ तुम्हारा कोई संबंध है, आपका कोई इससे प्रेम है इनकी पुत्री के साथ? तो आर्य चारुदत्त बोलते हैं उठ करके, आर्य आपको प्रणाम है, यानी आर्य बोला गया है बसंत सेना की माता जी को। तो चारुदत्त बोलते हैं आर्य, यानी बसंत सेना की माता जी को बोलते हैं, आर्य आपको प्रणाम है। तो बसंत सेना की माता जी बोलते हैं कि पुत्र दीर्घायु हो। तो तुम ही चारुदत्त हो? वास्तव में मेरी बेटी ने अपना यौवन योग्य व्यक्ति को ही समर्पित किया था। मतलब वो जो बसंत सेना के माता जी रहते हैं, वो कहते हैं कि जो मेरी पुत्री है बसंत सेना, वो वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति को ही अपना यौवन समर्पित किया है। तो अधिकारिणिक बोलते हैं कि आर्य, क्या गणिका आपकी मित्र थी? मतलब चारुदत्त से पूछते हैं अधिकारिणिक कि आर्य चारुदत्त, क्या बसंत सेना आपकी मित्र थी? तो चारुदत्त लज्जित हो जाते हैं। श्रेष्ठी और कायस्थ वहीं पर बैठे हुए रहते हैं। वो बोलते हैं, मुंशीगिरी और राज्य के प्रशासनिक कार्यों को जो संभालते हैं, वो होते हैं श्रेष्ठी और कायस्थ, जो व्यापारी वगैरह होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आर्य चारुदत्त, उत्तर दीजिए, लज्जा मत कीजिए, यह तो न्यायालय का मामला है, यानी यह तो न्यायालय का मामला है, से यहाँ से आप लजाइए नहीं। तो चारुदत्त फिर बोलते हैं, वहाँ पर चारुदत्त बोलते हैं
लज्जा के साथ में हे अधिकारियों, मेरे द्वारा किस प्रकार कहा जाए कि गणिका मेरी मित्र है, यानी अथवा यह युवा अवस्था का अपराध है, ना कि चरित्र का। मतलब चारुदत्त बोलते हैं कि ये मेरा युवा अवस्था का अपराध है, ना कि मेरे चरित्र का कोई अपराध है। मेरे चरित्र में कोई दाग नहीं है। मैंने वसंत सेना का हत्या नहीं किया है, मैंने वसंत सेना को नहीं मारा है। मैं किस प्रकार आप लोग को कहूँ कि वसंत सेना मेरी मित्र है? वो मेरी मित्र है और ये मेरे युवा अवस्था का दोष है, ना कि मेरे चरित्र का। तो इस प्रकार से अधिकारिक वहाँ पर बोलते हैं, यह न्यायिक कार्य अनेक बाधाओं से युक्त होता है, इसीलिए हृदय में स्थित लज्जा का त्याग करो, साहस पूर्वक केवल सत्य कहो, और क्योंकि यहाँ छल कपट स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार से बोलते हैं अधिकारिक कि यह तो न्यायिक मामला है, न्यायिक मामला बाधाओं से युक्त रहता है, तो आप लज्जा नहीं कीजिए, सत्य बोलिए, आप साहस पूर्वक सत्य बोलिए, छल कपट जो करेगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से चारुदत्त आगे बोलते हैं, हे अधिकारिक, मेरा मुकदमा किसके साथ है? तो सकार यहाँ पर क्रोध पूर्वक बोलता है कि अरे मेरे साथ है तुम्हारा व्यवहार, यानी मुकदमा। तो चारुदत्त बोलते हैं, तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार, यानी मुकदमा अत्यंत कष्टदायक है। यानी चारुदत्त जानते हैं कि सकार कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह एक द्वेष करने वाला व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ अगर मेरा मुकदमा है तो ये बहुत ज्यादा कष्टदायक है। सकार फिर बोलता है, अरे स्त्री हत्यारे, उस बहुमूल्य रत्नों और अनेक आभूषणों से सुसज्जित बसंत सेना की हत्या करके अब बड़ा कपटी बनकर छिपते हो। यानी सकार जो है ना वो झूठा आरोप लगाता है कि तुमने बहुमूल्य रत्नों और अनेक आभूषणों से सुसज्जित बसंत सेना की हत्या कर दिया है और अब यहाँ पर कपटी बनते हो और छिपते हो। तो वही चारुदत्त फिर उत्तर देते हैं कि तुम असंगत बातें नहीं करो, मत करो ऐसे असंगत बातें, शोभा नहीं देती है। तो अधिकारिक बोलते हैं, अरे चारुदत्त इसे रहने दीजिए, आप सत्य बताइए, क्या गणिका बसंत सिन्हा आपकी मित्र थी? तो चारुदत्त बोलते हैं, हाँ ऐसा ही है, मतलब वो मेरी मित्र थी। तो अधिकारिक बोलते हैं चारुदत्त से कि आर्य आर्य चारुदत्त, बसंत सिन्हा कहाँ है? तो चारुदत्त बोलते हैं, वह अपने घर चली गई, मैं क्या कहूँ? तो इस प्रकार से सकार फिर से बोल देता है कि उसे धन के लोभ में मेरे पुष्पक रंडक नामक जीर्ण उद्यान में, उद्यान मतलब बगीचा में ले जाकर बलपूर्वक अपनी भुजाओं के फंदे में जकड़कर मार डाला। अब कहते हो कि वह घर चली गई। यानी सकार जो है ना फिर से झूठा आरोप लगाता है कि मेरे पुष्पक रंडक नामक उद्यान में ले गया है बसंत सेना को और बलपूर्वक भुजाओं से जकड़ करके मार डाला है, ऐसा लगाता है आरोप। और इसी आरोप के मामला को देखा जा रहा है। चारुदत्त बोलते हैं, अरे असंगत बातें करने वाले। तो इस प्रकार से अधिकारिक यहाँ पर बोलते हैं श्लोक। यह श्लोक धीमे स्वर में बोला गया है, मतलब कि धीरे से बोला गया है और अपने पास बैठे लोगों को सुनाया गया है। श्लोक में बोलते हैं अधिकारिक की तुलनम चंद्री राजस्य समुद्रस्य चातार्णम ग्रहणम चालीनस्यैव चारुदत्तस्य दूषणम। इस प्रकार से चारुदत्त के लिए एक श्लोक बोलते हैं। कौन श्लोक बोलते हैं? तो अधिकारिक जो न्यायाधीश हैं वो बोलते हैं और कहते हैं, हिंदी में देखिएगा लिखा हुआ है कि जैसे हिमालय को तौलना, समुद्र को पार करना और वायु को पकड़ना असंभव है, उसी प्रकार चारुदत्त पर दोष लगाना भी असंभव है। और फिर सबके सामने बोलते हैं। पहले तो ये जो श्लोक बोले ना, ये श्लोक धीरे स्वर में बोलते हैं, अपने पास बैठे लोगों के लिए सुना करके। अब ऊंची आवाज में बोलते हैं, आर्य चारुदत्त जैसा सज्जन व्यक्ति ऐसा अनुचित कार्य भला कैसे कर सकता है? मतलब वो पता है उनको कि आर्य चारुदत्त एक दानशील व्यक्ति हैं, वो अपना धन दूसरों को देते हैं, दूसरों के लिए दान करते हैं। सकार बोलता है वहीं पर, क्या यह मुकदमा पक्षपात के साथ देखा जा रहा है? यानी सकार बोल देता है कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो इसी प्रकार से अधिकारिक बोलते हैं। अब देखिए अधिकारिक सकार को उल्टा जवाब देते हैं, दूर हट मूर्ख, क्या वेद का अर्थ बोलते समय तुम्हारी जीभ नहीं गिर जाती? और क्या दोपहर के सूर्य को देखते समय तुम्हारी आंखें नहीं चकाचौंध होती? और
चारुदत्त पर चरित्र का दोष लगाते समय पृथ्वी फटकर तुम्हें निगल नहीं जाती? आर्य चारुदत्त ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं? मतलब यहाँ पर अधिकारिणिक ऊँची आवाज़ में बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हारी जीभा नहीं गिरती ऐसे बोलने में? सूर्य को देखने में आँखें चकाचौंध नहीं होती है? चारुदत्त पर दोष लगाते समय पृथ्वी तुम्हें निगल नहीं जाती? ऐसा अनुचित कार्य आर्य चारुदत्त नहीं कर सकता है। मतलब अधिकारिणिक जो है ना, वो थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिर से अधिकारिणिक बोलते हैं कि जिस महात्मा ने अपना सारा धन बिना किसी अपेक्षा के दान कर दिया, यानी चारुदत्त के लिए बोला जा रहा है कि जिससे व्यक्ति ने अपना सारा धन दान कर दिया है, जिससे समुद्र मानो केवल जल से ही भर कर रह गई, वही महान पुरुष जो श्रेष्ठ पुरुषों में अद्वितीय है, वह धन के लोभ में ऐसा पाप कैसे कर सकता है? ऐसे पापपूर्ण कार्य कैसे कर सकता है, जिसे शत्रु भी न करे? मतलब यहाँ पर अधिकारिणिक जानते हैं कि चारुदत्त कोई आम व्यक्ति नहीं है और ऐसा गलत काम जो है ना, वो चारुदत्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए उनको महात्मा बोला गया है। चारुदत्त को क्या बोला गया है? महात्मा बोला गया है और बोला गया है कि वो तो दान करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा बोल कर के बोला गया है वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति अद्वितीय है, जो श्रेष्ठ है, जो महात्मा है, वो ऐसा पाप पुण्य कार्य कैसे कर सकता है? वह भी किसी के धन के लोभ में। जो व्यक्ति दानशील है, वो धन के लोभ में कैसे किसी को मारेगा? वही बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वृद्धे बोलते हैं। वृद्धे मतलब कि वृद्धा यानी बसंत सेना की माता जी बोलते हैं। बसंत सेना की माता चारुदत्त के उच्च चरित्र और उदारता का वर्णन करती हुई यहाँ पर बोलती हैं। सुनिएगा, यहाँ पर एक बार की कथा बताते हैं कि एक बार उसने अपना सोना का घड़ा चारुदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। किसने रखा था? तो बसंत सेना के माता जी ने चारुदत्त के यहाँ रखी थी। क्या रखी थी? तो सोने का घड़ा, सोने का घड़ा। रात में वह बर्तन चोरों द्वारा चोरी हो गया था। किसके द्वारा? तो चोरों के द्वारा चोरी हो गया था। तब चारुदत्त ने अपनी ईमानदारी और उदारता का परिचय देते हुए उसके बदले चारों समुद्रों के सार के समान बहुमूल्य रत्नों की माला दे दी थी। यानी यहाँ पर जो बसंत सेना की माता जी हैं, वो एक कथा के अनुसार बताते हैं, एक कहानी के अनुसार कि एक बार मैंने सोने का घड़ा धरोहर के लिए यानी रखने के लिए चारुदत्त को दिया था, तो चोरों ने उसे चुरा लिया था। तो चारुदत्त ने अपनी ईमानदारी और उदारता पेश करने के लिए, परिचय देने के लिए उसने अपना धन यानी बहुमूल्य रत्नों को वापस किया था। इसीलिए बसंत सेना के माताजी को यानी वृद्धा को विश्वास नहीं होती कि इतना दानी, सत्यनिष्ठ और उदार व्यक्ति थोड़े से धन के लिए, थोड़े से धन के लोभ में बसंत सेना की हत्या जैसा घोर पाप कर सकता है। वह चारुदत्त को निर्दोष मानते हुए अपनी पुत्री बसंत सेना के याद करके विलाप करने लगती हैं। यानी जो बसंत सेना के माता जी हैं, वो चारुदत्त को निर्दोष मानते हैं और निर्दोष मानते हुए बसंत सेना को याद करने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं, यानी रोने लगते हैं, दुखी से रोने लगते हैं क्योंकि उनकी पुत्री खो गई है, इसलिए वो रोने लगते हैं। अधिकारिणिक बोलते हैं, आर्य चारुदत्त क्या वह पैदल गई थी या वाहन से यानी गाड़ी से गई थी? तो चारुदत्त बोलते हैं, वह मेरे सामने नहीं गई थी, इसलिए मैं नहीं जानता कि वह पैदल गई थी या वाहन से गई थी, मतलब गाड़ी से गई थी। तो अधिकारिणिक बोलते हैं, अरे यह क्या, जैसे निर्मल चांदनी वाला चंद्रमा राहु द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, श्लोक का अर्थ है ये, पहले श्लोक सुन लीजिए। निर्मल ज्योत्सना राहुणा ग्रस्ते शशि जलम कुलाबपातेन प्रश्नम कलुषायते। तो इस प्रकार से ये श्लोक है जो अधिकारिणिक बोलते हैं। और इस श्लोक का हिंदी अर्थ होता है, सुनिएगा, कि जैसे निर्मल चांदनी वाला चंद्रमा राहु द्वारा ग्रस कर लिया जाता है, जैसे स्वच्छ जल तट टूटकर गिरने से गंदल यानी गंदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी प्रकार चारुदत्त पर भी
संदेह उत्पन्न होता है। आधिकारिक बोलते हैं ना कि जैसे निर्मल चंद्रमा को ग्रसित कर लिया जाता है राहु के द्वारा चंद्र ग्रहण में और स्वच्छ जल का जो तालाब रहता है उसमें तट के टूटने से वह तालाब गंदा हो जाता है, वह जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से थोड़ा-थोड़ा चारुदत्त पर संदेह हो रहा है। अब वहाँ पर वीरक आता है। वीरक एक अपना बात लेकर के आता है। वीरक प्रवेश करता है पहले। वो बोलता है कि हे महोदय मेरी बात सुनिए। उसका कुछ नया बात रहता है। अधिकारिक बोलते हैं कि हे वीरक बाद में तुम्हारा मामला देखेंगे। यानी वीरक एक मामला लेकर के आता है। तो अधिकारिक बोलते हैं कि हे वीरक तुम्हारा मामला बाद में देखेंगे। ऐसा तुम करो कि जो यह अधिकारी न्यायालय का द्वारपाल बाहर खड़ा है उसे साथ लेकर के जाओ और जाओ पुष्पक रंडक उद्यान में और वहाँ देख कर आओ कि क्या वहाँ किसी स्त्री का शव है या नहीं है। तो इस प्रकार से वीरक को भेजा जाता है कहाँ पर? तो वीरक को भेजा जाता है पुष्पक रंडक उद्यान में। वीरक वहाँ पर बोलता है जैसी श्रीमान की आज्ञा जा करके लौट करके आया और वीरक वहाँ जाता है उसके बाद आता है और आकर के बोलता है कि मैं वहाँ गया था, मैंने देखा कि एक स्त्री का शव जंगली पशुओं द्वारा नोचा खाया जा रहा था। तो वहाँ पर श्रेष्ठी और कायस्थ जो बैठे हुए रहते हैं न्यायालय में वो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्त्री का शव था? तो वीरक बोलता है उसके बचे हुए केस, हाथ, पैर आदि अंगों को देखकर मैंने पता मतलब पहचान लिया कि स्त्री का शव था। अधिकारिक बोलते हैं हाय संसार के व्यवहार की यह कैसी विषमता है। जैसे जैसे इस मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जा रही है वैसे वैसे यह अधिक उलझता हुआ दिखाई देता है। सचमुच न्याय की नीतियां तो बहुत उत्तम है परंतु मेरी बुद्धि कीचड़ में फंसी हुई गाय की तरह असमंजस्य में फंस गई है। मतलब कि एक गलत समय में हमारा जो बुद्धि है वो फंस चुका है। जैसे एक गाय कीचड़ में फंस जाती है उसी प्रकार से मेरी बुद्धि कीचड़ में फंसी हुई गाय की तरह हो गई है जो असमंजस्य में फंस गया है। अब देखिएगा आगे तो चारुदत्त मन ही मन बोलते हैं कि जिस प्रकार पहले पहल फूल के खिलते ही चूसने के लिए उस अनेक भौरे उस पर आ जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य की विपत्ति के समय उसके छोटे छोटे द्वेष और कमजोरियों पर अनेक प्रकार की विपत्तियां एक साथ आ पड़ती है। मतलब यहाँ पर जो चारुदत्त रहते हैं ना वो बोलते हैं कि जैसे पहले पहले जो फूल फलता है फूल जो खिलता है उसके रस को चूसने के लिए भौरे आते हैं उसी प्रकार मनुष्य के विपत्ति के समय उसके छोटे छोटे दोषों को भी गिनाया जाता है। उसके छोटे छोटे कमजोरियों पर भी अनेक प्रकार की विपत्तियां एक साथ आ जाती है। मतलब कहा जाता है चारुदत्त के द्वारा कि मनुष्य का जब विपत्ति आता है ना मनुष्य का जब गलत समय चलता है तो छोटे छोटे कमजोरियों को छोटे छोटे दोषों को भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं और गिनाने लगते हैं। अब देखिएगा अधिकारिक बोलते हैं आर्य चारुदत्त सत्य बताइए आखिर सत्य बात क्या है। तो आर्य चारुदत्त अंतिम बात बोलते हैं यहाँ पर दुष्ट स्वभाव वाला दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करने वाला और द्वेष करने वाला अंधा मनुष्य किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से झूठी बातें कह सकता है। मतलब यहाँ पर चारुदत्त कहते हैं कि हे अधिकारिक हे न्याय के देवता हे न्यायमूर्ति दुष्ट स्वभाव वाला जो व्यक्ति रहेगा दुष्ट गुणों वाला जो व्यक्ति रहेगा ईर्ष्या करने वाला द्वेष करने वाला जो व्यक्ति रहेगा ना वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए झूठी बातें बोल सकता है। क्या वह व्यक्ति अपने हीन प्रवृत्ति के कारण जो कुछ भी असत्य कह दे उसे बिना विचार किए सत्य मान लिया जाए। यानी चारुदत्त कहते हैं ना कि ये जो सकार बोल रहा है उसको अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए उस मामला को अच्छे से देखिए ऐसे ही नहीं ऐसे द्वेष करने वाले व्यक्ति का बात को सत्य मान लीजिए वो असत्य भी कह रहा होगा तो उसके विचारों को सत्य नहीं मानिए पहले उसको क्या कीजिए ना कि जांच पड़ताल कीजिए। तो चारुदत्त आगे बोलते हैं कि उसकी बात की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल अवश्य की जानी चाहिए। सरकार वहां पर बोलता है अरे हे न्यायकर्ता
क्या आप लोग पक्षपात करके इस मुकदमे का निर्णय कर रहे हैं? इसी कारण यह मूर्ख चारुदत्त अभी तक आसन पर बैठा हुआ है। मतलब वहाँ पर जो सरकार है ना, वो पूरा जलता है चारुदत्त से, बसंत सेना से और ईर्ष्या करता है और वो बोलता है, अरे हे न्यायकर्ता, क्या आप लोग पक्षपात कर रहे हो, मुकदमे का निर्णय बदल रहे हो। ये मूर्ख चारुदत्त अभी तक आसन पर बैठा हुआ है, जो कि गलत बोला गया है सरकार के द्वारा। आगे सुनिएगा, अधिकारिणी बोलते हैं शोधनक ऐसा करो, यानी कुछ करने के लिए बोलते हैं शोधनक को। शोधनक कहने का मतलब कि जो न्यायालय में रहता है ना बगल में खड़ा हुआ, तो उसी को बोलते हैं हे शोधनक ऐसा करो। शोधनक वैसा ही करता है। उसी समय विदूषक प्रवेश करता है राजमहल में, यानी कि न्यायाधीश के न्यायालय में प्रवेश करता है। विदूषक कौन है? तो विदूषक चारुदत्त का दोस्त रहता है। कौन रहता है? तो चारुदत्त का दोस्त रहता है। और जैसे ही विदूषक प्रवेश करता है, उसके बगल से आभूषणों की पेटी गिर जाती है, यानी आभूषण की छोटी सी गठरी रहती है जो कि गिर जाती है। और जैसे ही आभूषण की पेटी गिरती है, वैसे ही सबको लगता है हो न हो कि चारुदत्त ने ही बसंत सेना को मारा है, क्योंकि जो आभूषण की जो पेटी गिरी है, छोटी सी जो गठरी गिरी है विदूषक के हाथों से, वो गठरी जो है ना, वो बसंत सेना का ही रहता है। इसीलिए सब लोग वहां पर सोचने लगता है कि हो न हो जो बसंत सेना का हत्या का आरोप लगाया गया है चारुदत्त पर, वो सच है। लेकिन ये सच नहीं रहता है, ये रहता है झूठ। तो इस प्रकार से लास्ट एक पंक्ति है जो कि अधिकारिणी बोलते हैं, हाय दुख है, बड़ा दुख है। जैसे मंगल ग्रह के प्रतिकूल होने पर, मतलब जिस प्रकार से मंगल ग्रह के प्रतिकूल होने पर, बृहस्पति के दुर्लभ हो जाने पर, धूमकेतु और अनेक प्रकार से अशुभ तारा यानी क्षुद्र तारा प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से यह एक और विपत्ति सामने आ खड़ी है। यानी यहाँ पर अधिकारिणी एक बात कहते हैं कि जैसे मंगल ग्रह को प्रतिकूल होने पर और बृहस्पति के दुर्लभ होने पर जिस प्रकार से नए नए अशुभ तारा, यानी जिसे हम क्षुद्र तारा बोलते हैं, छोटे छोटे धूमकेतु और क्षुद्र तारा बोलते हैं, उसी प्रकार से नए नए विपत्ति सामने आ खड़ी है। यानी जैसे क्षुद्र तारा का जन्म होता है ना, वैसे ही विपत्तियों का जन्म हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं अधिकारिणी। तो दोस्तों, ये रहा आप लोग के सामने पूरा 9वां अंक। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ तो ये सिद्ध हो गया कि जो चारुदत्त है वो दोषी है। लेकिन जब आप 10वां अंक का थोड़ा सा कहानी पढ़िएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो आगे की कहानी समझने के लिए आपको चित्रों के द्वारा हम समझा देते हैं, ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में एकदम कहानी जो है ना हूबहू बैठ जाए। तो देखिए, इस प्रकार से 9वां अंक का शुरुआत होता है। चारुदत्त न्यायालय में प्रवेश करते हैं। अधिकारिणी द्वारा वहां पर चारुदत्त का स्वागत किया जाता है, पूछताछ किया जाता है। सरकार का आरोप रहता है बसंत सेना की माता का आगमन होता है। वहां पर बसंत सेना की माता और चारुदत्त का वार्तालाप होता है। देखिएगा, जैसे जैसे मैंने कहानी बताया है वैसे वैसे यहाँ पर फोटो में बताया जा रहा है। इस प्रकार से चारुदत्त और बसंत सेना की माता का संवाद होता है। और इसके बाद गणिका बसंत सेना के संबंध में पूछताछ होता है, मतलब कि जो प्रश्न पूछा जाता है चारुदत्त से, वो यहाँ पर होता है अधिकारिणी के द्वारा। चारुदत्त बारी बारी से उत्तर देते हैं। सरकार द्वारा फिर से आरोपित किया जाता है, तो अधिकारिणी का चारुदत्त के पक्ष में बोलते हैं, मतलब अधिकारिणी चारुदत्त के पक्ष में बोलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि ये जो व्यक्ति चारुदत्त है वो एक अच्छा व्यक्ति है। बसंत सेना की माता भी चारुदत्त की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैंने सोने का बर्तन दिया था, सोने का घड़ा दिया था चारुदत्त को, जो कि खो गया था, और वापस करने के लिए चारुदत्त के पास कुछ नहीं था, तो उसके पास जो भी धन था ना, वो सब लौटा दिया था। इस प्रकार से आगे मैंने आपको बताया कि अधिकारिणी द्वारा बसंत सेना के बारे में फिर से पूछा जाता है कि बसंत सेना किसके साथ गई, क्या गाड़ी से गई या पैदल गई। इसके बाद सरकार द्वारा उद्यान में हत्या का आरोप लगाया जाता है। तो इसके बाद सरकार बोलता है कि पुष्पक रंडक जो मेरा उद्यान है, उसमें उसी में बसंत सेना को मारा गया है चारुदत्त के जो द्वारा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। आगे मैंने आपको बताया कि बीरक को भेजा जाता है जाँच करने के लिए। बीरक उद्यान में देखता है कि एक शव पड़ा हुआ है। इसके बाद बीरक द्वारा सूचना दिया जाता है कि महाराज, मैंने पुष्पक रंडक उद्यान में एक स्त्री का शव देखा है। और चारुदत्त का स्वायत्त एक कथन है जो कि धीरे-धीरे बोलते हैं अपने मन में। और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो सरकार द्वारा फिर से बोला जाता है कि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर विदूषक यानी चारुदत्त का जो मित्र रहता है विदूषक, वो जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके आभूषणों की पेटी नीचे गिरता है, उसके पास से आभूषण मिला है, तो चारुदत्त हो न हो बसंत सेना को मार दिया है। आभूषणों की पेटी देख कर के सब आश्चर्य हो जाते हैं। इस प्रकार से मैंने बताया कि अधिकारिणी द्वारा चिंता और विचार किया जाता है कि जैसे-जैसे क्षुद्र तारा, अशुभ तारा का जन्म होता है, वैसे-वैसे विपत्तियों का जन्म हो रहा है। अब देखिएगा आगे की कहानी। अब देखिएगा दोस्तों आगे की कहानी। आगे की कहानी अगर नहीं बताएँगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि चारुदत्त आखिर निर्दोष कैसे साबित होता है, चारुदत्त की फांसी कैसे रोकी जाती है। तो देखिएगा मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि विदूषक आता है महल में और उसके हाथों से गठरी गिरता है और सबको पता चलता है कि चारुदत्त ने ही मारा है, क्योंकि उसके दोस्त के पास से मिला है सोने का आभूषण यानी गठरी मिला है। तो इस प्रकार से तो ये मैंने अभी आपको बताया। कहानी यहीं तक खत्म हो जाता है। 9वां अंक जो कहानी है ना हम लोग का, वो यहीं पर खत्म हो जाता है। 10वां अंक में बताया गया है, मैंने पढ़ा है, तो 10वां अंक में क्या होता है, जब चारुदत्त को फांसी की सजा दी जाती है तो चारुदत्त को लेकर के जाया जाता है फांसी देने वाले जगह पर यानी वध स्थल पर। जैसे ही लेकर के जाया जाता है तो वहां पर बसंत सेना पहुंचती है। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि बसंत सेना रियली में मरी नहीं है, मतलब वो मरी नहीं है, बस वो मूर्छित हो गई थी बाजुओं के अकड़ने से, यानी सरकार मारने का प्रयास किया लेकिन वो मरी नहीं थी। तो 10वें अंक में जब लेकर के जाया जाता है चारुदत्त को फांसी देने के लिए, तो वहाँ पर बसंत सेना आ जाती हैं। बसंत सेना जैसे ही आती है तो कहती हैं, मुझे चारुदत्त ने नहीं मारा है, चारुदत्त तो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे मारने का प्रयास किया है राजा के साला सकार ने। इस प्रकार से राजा का जो साला रहता है उसको फिर से फांसी की सजा दी जाती है और अंततः सकार को फांसी दिया जाता है और इसके बाद पूरा मामला सॉल्व हो जाता है, पूरा मामला हो जाता है खत्म। लेकिन आपके मन में होगा कि अभी जो आपने बताया कि विदूषक के बगल से जो गठरी गिरता है, जैसे ही विदूषक आता है महल में तो उसके बगल से आभूषण का जो पेटी गिरता है, गठरी जो गिरता है, वो किसका रहता है? तो आभूषण भी बसंत सेना का ही रहता है। लेकिन वो जो कहानी है ना, कहानी में बसंत सेना क्या करती है, एक बार की बात है जब आप पहला अंक या दूसरा अंक पढ़िएगा, खैर आपको तो पढ़ना नहीं है, उसमें हमारे जो नायक रहते हैं चारुदत्त, उसमें बताया गया है कि चारुदत्त का एक विवाह हुआ रहता है, पहले से हुआ रहता है और उनकी पत्नी का नाम रहता है धूता। क्या नाम रहता है? धूता। और चारुदत्त से और धूता से एक पुत्र होता है, यानी उनका एक बेटा रहता है, चारुदत्त का एक बेटा रहता है। और चारुदत्त का जो बेटा रहता है उसको मिट्टी का कुछ खिलौना बनाना था और मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए ही जो चारुदत्त रहते हैं वो बसंत सेना से कुछ आभूषण मांगते हैं और उसी आभूषण से चारुदत्त का जो बेटा रहता है वो मिट्टी का खिलौना बनाता है, मतलब आभूषण उसमें जड़ करके एक मिट्टी का खिलौना बनाता है। उसी आभूषण को चारुदत्त का मित्र विदूषक बसंत सेना को वापस करने के लिए जाता है। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि चारुदत्त एक निर्दोष व्यक्ति रहता है और वो कभी भी बसंत सेना को मारता नहीं है, बल्कि सरकार ने मारने का प्रयास किया और फिर वो मामला लेकर के जाता न्यायालय में और वो मामला को न्यायालय में ले गया। न्यायालय के बाद वो मामला को देखा गया, लेकिन जब वध स्थल पर लेकर के जाया जाता है चारुदत्त को फांसी देने के लिए, तो वापस आती है वहाँ पर बसंत सेना और आकर के सारी कहानी जो रहता है ना वो बताती है और इस प्रकार से सकार को फांसी दी जाती है। तो यही कहानी है और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मृच्छकटिक नाटक है इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। आखिर मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए एक आभूषण मांगा जाता है और उसी आभूषण के चलते जो चारुदत्त है ना उसको
फांसी देने का कोशिश किया जाता है। तो यही कहानी था। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए न्यायालय जो पाठ हम लोग पढ़े हैं अभी, उसके सभी पात्रों के बारे में एक छोटा-सा परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं चारुदत्त, जो कि हमारे नायक हैं। चारुदत्त जो रहते हैं उज्जैनी का दानी हैं, सत्यनिष्ठ, उदार, सदाचारी ब्राह्मण, जिस पर बसंत सेना की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। दूसरे हैं बसंत सेना, उज्जैनी की रूपवती धनी गणिका जो चारुदत्त से प्रेम करती हैं। आगे देखिएगा। इसके बाद तीसरे हैं सकार, जो कि खलनायक है हमारे इस चैप्टर का। दुष्ट, कपटी, ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसने चारुदत्त पर झूठा आरोप लगाया। चौथे हैं अधिकरणिक। अधिकरणिक न्यायालय का निष्पक्ष एवं विवेकशील प्रधान अधिकारी जो सत्य की खोज करते हैं। पांचवें हैं शोधनक, न्यायालय का सेवक हैं जो अधिकारिणी के आदेशों को मानते हैं, यानी कि जो न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं ना, उनके आदेशों को पालन करने वाले हैं शोधनक। छठे हैं बसंत सेना की माताजी, जो चारुदत्त के सदाचार और दानशीलता की प्रशंसा करती हैं। सातवें हैं श्रेष्ठी यानी कायस्थ, जो व्यापारी बैठे हुए रहते हैं न्यायालय में। न्यायालय का अधिकारी जो मुकदमे और कार्यवाही में सहयोग करता है। आठवें हैं बीरक, न्यायालय का कर्मचारी जिसे पुष्पक रंडक उद्यान में जांच के लिए भेजा जाता है। नौवां है विदूषक, जो चारुदत्त का मित्र हैं, जिसके प्रवेश करते ही आभूषणों की पेटी गिर जाती है। इस प्रकार से सभी का मैंने परिचय बता दिया है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न उत्तर पर। सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, अस्य पाठस्य नायकः का अस्ति। इस पाठ के नायक कौन है? तो इस पाठ के नायक है चारुदत्त। जहाँ पे प्रश्न किया गया है का मतलब कौन है, तो चारुदत्त है, तो चारुदत्त हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, पाठोयम कुतः समुद्धृतोऽस्ति। तो उत्तर हो जाएगा, यह जो पाठ है ना वो किससे समुदित है, पाठोयम मृच्छकटिकात् समुद्धृतोऽस्ति। इस प्रकार से आगे देखिएगा। तीसरा प्रश्न, मृच्छकटिकस्य रचनाकारः कः। मृच्छकटिक के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकस्य रचनाकारः शूद्रक, मतलब शूद्रक हैं। आगे देखिएगा। अस्मिन् पाठे कस्य कस्य स्थानस्य दृश्यम। इस पाठ में कहाँ का स्थान, किस स्थान का दृश्य दिखाया गया है, तो न्यायालय का, इसीलिए इस पाठ को बोला गया है न्यायालय दृश्यम। पांचवा प्रश्न है, बसंत सेना का अस्थि, बसंत सेना गणिका अस्थि। इस प्रकार से चलिए अब आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 के आसपास है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, न्यायालय दृश्यम पाठ कहाँ से लिया गया है? मृच्छकटिकम से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, मृच्छकटिक का नायक कौन है? मृच्छकटिक का नायक सकार नहीं रहता है, एक खलनायक है। नायक हैं हमारे चारुदत्त। आगे देखिएगा। बसंत सेना क्या थी? वह एक गणिका थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इस पाठ में न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता है? तो अधिकरणिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो न्याय का अधिकारी हो, अधिकरणिक। आगे देखिएगा। सकार कौन था? तो सकार जो रहता है राजा का साला रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। छठा प्रश्न, चारुदत्त कौन था? तो चारुदत्त एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, एक दानशील व्यक्ति थे और अच्छे व्यक्ति थे, ऐसे जानिए। ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न, बसंत सेना कहाँ की गणिका थी? तो वो उज्जैन की गणिका थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा। आठवां प्रश्न है, आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? चारुदत्त के लिए। कौन प्रयोग किया है? तो अधिकारिणिक। नौवां प्रश्न देखिएगा, सकार स्त्री घातक किसको बोलता है? तो इस सकार जो रहता है ना, वो स्त्री का हत्यारा किसको बोलता है? तो चारुदत्त को बोलता है। आगे देखिएगा। किसका कथन है कि शुद्ध प्रकाश चंद्रमा द्वारा निगल दिया जाता है, यानी राहु द्वारा निगल लिया जाता है और शुभ जल दूषित हो जाता है, यानी संस्कृत में है, निर्मल ज्योत्सना शशिग्रस्ते प्रसन्नम जलम कलुषायते। यह जो कथन है ना वो किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? अधिकारी ने, यानी कि किसने दिया था? तो अधिकरणिक ने दिया था। 11वां प्रश्न है, आपत्ति काले छिद्रेश्वना बहुली भवंती। किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चारुदत्त का।
चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर 12वां प्रश्न, मृच्छकटिक के लेखक कौन है? मृच्छकटिक के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर शूद्रक, महर्षि शूद्रक, ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, निर्मल ज्योत्सना शशिग्रस्ते प्रश्नम जलम कलुषायते, किसका कथन है? यह कथन है, किसका कथन नहीं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कथन किस पाठ से लिया गया है? तो न्यायालय दृश्यम से लिया गया है। आगे देखिएगा 14वां प्रश्न, आपत्ति काले छिद्रस्वनः बहुलीभवन्ति कथन किस पाठ से है? तो ये लिया गया है न्यायालय दृश्यम से, क्योंकि मैंने अभी आपको न्यायालय दृश्यम ही पढ़ाया है। चलिए 15वां प्रश्न है, केन रिक्त स्थान मम व्यवहारा, इसको हम रिक्त स्थान में अभी देखेंगे, छोड़ दीजिए इसको। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए न्यायालय पाठ क्या है? न्यायालय दृश्यम पाठ क्या है? तो यह एक नाटक है। आगे देखिएगा 17वां प्रश्न, मृच्छकटिक कैसा नाटक है? तो यह एक सामाजिक नाटक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायालय दृश्यम मृच्छकटिक के किस अंक से लिया गया है? तो ये लिया गया है 9वें अंक से, जो कि मैंने आपको पूरा कहानी न्यायालय के बारे में पूरा बताया है। आगे देखिएगा 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्पक रंडक नामक बगीचा किसका था? तो ये था यहाँ पर शकार का, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है कि एक अनाथ स्त्री के शरीर को कुत्ते खाते हुए किसने देखा? तो बीरक ने देखा था, ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है, चारुदत्त पर किस अपराध का आरोप लगाया गया? तो बसंत सेना की हत्या का आरोप लगाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 22वां प्रश्न, चारुदत्त पर आरोप किसने लगाया? तो चारुदत्त पर आरोप लगाता है सकार, ऑप्शन सी लगाता है। आगे देखिएगा 23वां प्रश्न, सकार चारुदत्त को क्या कहकर पुकारता है? तो स्त्री घातक, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिएगा 24वां प्रश्न, सकार के अनुसार बसंत सेना की हत्या कहाँ हुई? तो उसके उद्यान में, यानी खुद के उद्यान में बसंत सेना का हत्या होता है, मतलब हत्या का कोशिश होता है सकार के द्वारा। तो इस प्रकार से सकार के अनुसार बसंत सेना की हत्या पुष्पक रंडक उद्यान में हुआ। व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्यवहार शब्द का अर्थ होता है मुकदमा, यानी न्यायिक कार्य, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात और बता दें, जो हम लोग 9वां अंक पढ़े हैं मृच्छकटिक के, इस अंक का नाम है व्यवहार, ठीक है, इस अंक का क्या नाम है? तो व्यवहार नाम है। देखिए 26वां प्रश्न, जनांतिकम का अर्थ क्या होता है? तो जनांतिकम का अर्थ क्या होता है? जनांतिकम का अर्थ होता है, तो ये बोले थे अधिकारिक, यानी धीरे से पास के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 27वां प्रश्न, सबगतम का अर्थ क्या होता है? तो सबगतम का अर्थ होता है यहाँ पर मन ही मन, धीरे से, मन ही मन जो बोलता है उसको बोलते हैं सबगतम, याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है, चारुदत्त का चरित्र कैसा था? तो वह एक सत्यनिष्ठ और उदार व्यक्ति थे। आगे देखिएगा 29वां प्रश्न, चारुदत्त को आसन कौन देता है? कौन बैठने के लिए कहता है? आर चारुदत्त यहाँ विराजे, जो आसन देते हैं वो देते हैं, ऑप्शन सी शोधनक। आगे देखिएगा 30वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्पक रंडक नामक उद्यान मतलब बगीचा किसका था? तो वो बगीचा था सकार का। चलिए आगे देखिएगा 31वां प्रश्न, यथैव पुष्पम प्रथमे विकासे समेत्य पातुम मधुपा मधुपा पतंती, यह कथन किसका है? कि जब पहले पहल जो फूल खिलता है, पहले पहल जो पुष्प खिलता है, जो उसका विकास होता है, उसको मधु का पान करने के लिए सारी मधुमक्खियां आती हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन है चारुदत्त का। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर 32वां प्रश्न है, नवम अंक का क्या नाम है? तो मैंने पीछे बताया था अभी आपको, 9वें अंक का नाम है न्यायालय, यानी व्यवहार, याद रखिएगा व्यवहार नाम है, ठीक है। इस प्रकार से अब याद रखिएगा कि जो 10वां अंक है, 10वां अंक में जो चारुदत्त की फांसी को रोका जाता है बसंत सेना के द्वारा, वहाँ पर प्रकट होती है बसंत सेना और वहाँ पर फांसी को रोकती है और सही बात बताती है कि सकार ने मुझे बलपूर्वक मारने का कोशिश किया। तो वहाँ पर जो कहानी है ना, वो जो कहानी मैंने आपको बताया थोड़ा सा, 10वें अंक का नाटक का नाम है संहार, यानी कि द एंड। तो टोटल मैंने 32 प्रश्न आपको बताया, इसमें किसने कितना प्रश्न बताया है? टोटल 32 प्रश्न, और 32 के 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वाक्य प्रयोग करने वाले में। तो सांप्राप्तम पहला यहाँ पर शब्द है, इसको वाक्य बनाएंगे। सांप्राप्तम जनकाधिक्यम वर्तते, सांप्राप्तम होगा यहाँ पर, सांप्राप्तम जनकाधिक्यम वर्तते। दूसरा शब्द है नायका, चारुदत्तः मृच्छकटिक प्रकरणस्य नायकः अस्ति, चारुदत्त मृच्छकटिक प्रकरण का नायक है।
तीसरा है सः रामेण सह मोहनपि विद्यालयं गतः। चौथा है उधानम मम गृह समीपे उधानम अस्ति, मेरा जो घर है वो बगीचा के समीप है यानी नजदीक है। पांचवा है रागंधा सह रागंधा दृश्यते। इस प्रकार से 5 यहाँ पर वाक्य बनाने वाले प्रश्न आपको बता चुके हैं और इसमें से एक न एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न। रिक्त स्थान का जो भी प्रश्न रहेगा वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर केन रिक्त स्थान मम व्यवहारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सह, इसमें सह भरा जाएगा ये वाला। ठीक है, देखिए दूसरा देखिएगा रिक्त स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा तो जीर्णो उधानम, इसमें दूसरा भरा जाएगा। ठीक है ये वाला। चलिए इसके बाद देखिएगा तीसरा निर्मल ज्योतसनु रिक्त स्थान ग्रस्ते शशि, तो इसमें क्या भरा जाएगा तो इसमें भरा जाएगा राहुणा, राहु मतलब राहु के द्वारा निर्मल चंद्रमा को यहाँ पर ग्रसित मतलब कि ग्रसित किया जाता है, ग्रस्त किया जाता है। आगे देखिएगा घा यानी कि यहाँ पर चौथा में रिक्त स्थान है परभिया यानी रिक्त स्थान, यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो यहाँ पर भरा जाएगा रागंधा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मतलब ऑप्शन नहीं ये वाला हो जाएगा रागंधा, यहाँ पर भर दीजिएगा घा में। इसके बाद किम यूयम पचपातेन, तुम लोग पचपातेन कर रहे हो तो इसको यहाँ पर भर दीजिएगा व्यवहारम। प्रकार से पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारम, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये वाला भरिएगा एक में, दूसरा में ये हो जाएगा तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा पांचवा, मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आ चुके हैं लॉन्ग प्रश्न में, जो कि इसमें मैं आपको 4 से 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे और ये जो प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में 5 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, 5 मार्क्स का। आप लोग याद कीजिएगा ना तभी फायदा है, अगर ऐसे आप सुन करके छोड़ देते हैं तो आपको फायदा नहीं है। और याद कीजिएगा पूरा, आप याद कीजिएगा, ऐसे मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, अगर आपके दिमाग में ये कहानी अगर छप गई होगी तो आपसे एक भी प्रश्न इसमें नहीं छूटेगा। पहला प्रश्न देखिएगा चारुदत्तस्य चरितम वर्ण्यताम, यानी कि चारुदत्त के चरित्र का वर्णन कीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है चारुदत्त शूद्रक रचित, यानी शूद्र रचित लिखा हुआ है, शूद्रक रचित होगा। मृच्छ कटिक प्रकरण का नायक है, वह ब्राह्मण होकर भी व्यापार करता है, वह एक व्यापारी हैं। धनी होते हुए भी वह एक अत्यंत उदार व्यक्ति हैं और वह किसी याचक को निराश नहीं करते। चारुदत्त जो रहते हैं ना वो पहले बहुत धनी रहते हैं, लेकिन वो इतना मतलब अधिक दान देते हैं जिससे वो निर्धन भी हो चुके हैं, गरीब भी हो चुके हैं, मतलब गरीब हो जाते हैं। वह अत्यंत उदार और दयालु हैं। वत्संत सेना नाम की एक गणिका पुत्री उससे प्रेम करती है और वह भी उसे चाहने लगते हैं। गणिका से प्रेम करते हुए भी चारुदत्त में चारित्रिक दृढ़ता है। चारुदत्त जो रहते हैं ना वो गणिका से प्रेम करते हैं, गणिका होगा यहाँ पर, गणिता लिखा चुका है, ठीक है मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर। तो चारुदत्त दृढ़ विचार वाले व्यक्ति हैं, वह यह स्वीकार कर लेते हैं कि आगे देखिएगा, वह स्वीकार कर लेते हैं कि बसंत सेना से उसे प्रेम है तथा वह उसके यहाँ आई हुई थी। अंत में चारुदत्त इतना ही कहता है कि सरकार ऐसे दुष्ट जो दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करता है और दूसरों का अपकार करते हैं, उनकी बातों को विश्वास नहीं की जानी चाहिए। राजा का साला सकार अभिमानी है, वसंत सेना के गहने लूट कर मारने का अभियोग चारुदत्त पर लगाता है और इस प्रकार न्यायाधीश तक को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा व्यक्ति चारुदत्त जैसा एक उदार व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसे संभव है। जिस प्रकार हिमालय को तौलना, मतलब अधिकारिणी यहाँ सोचते हैं कि जिस प्रकार हिमालय को तौलना और यहाँ पर समुद्र को तैर कर पार करना, आग को पकड़ना असंभव है, उसी प्रकार से चारुदत्त पर दोष निकालना भी असंभव है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चारुदत्त जो है ना वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। चलिए आगे देखिएगा, सरकार द्वारा प्रतिवाद किए जाने पर न्यायाधीश कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने बिना किसी लोभ के अपने धन को बांट दिया वह ऐसे नीच कर्म कैसे करेगा। न्यायाधीश को भी विश्वास नहीं होता है और उसे लग रहा है कि चटकीली चांदनी फैलाने वाला चंद्रमा को राहु द्वारा ग्रसित किया जाता है, आक्रांत किया जा रहा है और इसके विपरीत बसंत सेना के सरकार द्वारा मारे जाने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी बसंत सेना को सरकार मारता है, इसका प्रमाण नहीं मिलता है।
अतः चारुदत्त निरुपाय सा दिखता है और मृत्युदंड पाने पर भी उसे भय नहीं होता। उसे केवल दुख अपनी प्रतिष्ठा चले जाने की है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा है कि चारुदत्त के खिलाफ बहुत सारे सबूत रहते हैं। जैसे उसका जो मित्र रहता है वो आता है न्यायालय में तो उसके बगल से गठरी गिरता है, एक सबूत ये हो गया। ऐसे बहुत सारे सबूत रहते हैं चारुदत्त के खिलाफ और उसे दोषी देने के लिए। लेकिन सरकार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं रहता है। लेकिन कहानी मैंने बताया, फिर बीच में आती है बसंत सेना और दंड मिलने से बच जाते हैं चारुदत्त। और इस प्रकार से मृत्यु दंड पाने पर भी उसे उसे भय नहीं होता। उसे केवल दुख अपनी प्रतिष्ठा चले जाने की है। किनको? तो चारुदत्त को। चलिए अब हम देखते हैं सकार का चरित्र चित्रण। जो हम दुष्ट सकार के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं पूरे इस वीडियो में, इस क्लास में, तो इस क्लास में सकार के बारे में जानना जरूरी है कि इसलिए ताकि आपको पता चलेगा कि वह कैसा व्यक्ति था। तो सकार संस्कृत नाटक मृच्छकटिक का प्रमुख खलनायक है। यह नाटक के रचयिता शूद्रक हैं। सकार का चरित्र अत्यंत घृणित, स्वार्थी, अहंकारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला देखिएगा, इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट सकार के बारे में यहाँ पर विचार किया गया है, विचार करके लिखा गया है। दुष्ट और क्रूर स्वभाव का सकार अत्यंत दुष्ट व्यक्ति था, अत्यंत क्रूर व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था। वह सही को भी गलत बताता है और बसंत सेना को पाने की इच्छा से उसे गला दबा करके मारने का भी प्रयास करता है। तो लिख लीजिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। दूसरा है अहंकारी और घमंडी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वीडियो को रोकिए और वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, अहंकारी और घमंडी था। सकार राजा का साला होने के कारण अपने पद और संबंध का घमंड रखता था। मतलब अहंकारी भी था और वहां पर घमंड व्यक्ति भी था, क्योंकि वो राजा का साला था तो घमंड होना जायज है। तीसरा है कामुक और लोभी। वह बसंत सेना की सुंदरता पर मोहित होकर उसे प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए प्रेम नहीं बल्कि केवल वासना और स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो था बहुत ज्यादा कामुक था और लोभी भी था। चलिए आगे देखिएगा, वह कायर प्रवृत्ति का था। वो बहुत ही मतलब कायर प्रवृत्ति का था। आगे पांचवा है हास्य और तत्व। वो बहुत ज्यादा मतलब कि हास्य था, हंसाने वाला भी था, ठीक है ना। थोड़ा एक होता है ना कॉमेडियल व्यक्ति, वैसा भी था। सकार की भाषा और व्यवहार में कहीं कहीं हास्य का पुट भी दिखाई देता है। उसकी गलत संस्कृत और अतिशयोक्ति बातें दर्शकों को हंसी भी दिलाती है। तो इस प्रकार से वो हास्य भी था, मतलब उसमें हंसी भी दिखाई देती थी। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न अधिकारिणी के बारे में लिखने के लिए। ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अधिकरणिक मृच्छकटिकम के न्यायालय प्रसंग का प्रमुख पात्र है। वह न्यायालय का अधिकारी है। उसके चरित्र में न्यायप्रियता दिखाई देता है। विवेकशील न्यायाधीश है और निष्पक्षता के गुण उसमें दिखाई देता है। इस प्रकार से देखिए पॉइंट बाय पॉइंट इसमें उनके गुणों को दिखाया गया है। पहला है न्यायप्रिय और निष्पक्ष। जो भी बात था वो पक्षपात नहीं करते हैं, बस इतना कोशिश करते हैं कि चारुदत्त ऐसा काम नहीं करते हैं तो चारुदत्त के पक्ष में बोलने का कोशिश वो करते हैं, लेकिन पक्षपात नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा विवेकशील व्यक्ति। तीसरा है सत्य और समर्थक। वो सत्य के साथ प्रयास करते हैं, हमेशा सत्य जानने का प्रयास करते हैं इस अध्याय में और प्रमाणों के आधार पर निर्णय करना चाहते हैं। चौथा है चारुदत्त के प्रति सम्मान। वह चारुदत्त की दानशीलता और सदाचार को देखकर उसके प्रति सम्मान रखते हैं। मतलब पता था कि चारुदत्त एक सदाचारी व्यक्ति है, दानशील व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, तो उनके प्रति सम्मान भी रखते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। व्यक्तिगत भावना होते हुए भी वह न्यायालय के नियमों का पालन करते हैं और सभी तथ्यों को जांच करते हैं। छठा है संवेदनशील। जब मामला उलझ जाता है तो वह दुखी भी होते हैं। उनका जो न्याय की नीति है वो कठिन भी लगता है और उसकी जो बुद्धि है, जो अधिकारिणी का जो बुद्धि है वो संकट में पड़ जाता है। इस प्रकार से निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो न्यायाधीश हैं वो न्यायप्रिय हैं, बुद्धिमान हैं और एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में उभरे हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है बसंत सेना का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना है या बसंत सेना का चरित्र चित्रण करना है। बसंत सेना मृच्छकटिक नाटक का प्रमुख नायिका हैं
वह उज्जैनी की सुंदर, धनी और प्रसिद्ध गणिका हैं। वह बाहरी रूप से गणिका होते हुए भी हृदय से अत्यंत दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण हैं। वह चारुदत्त के अच्छे गुणों, सत्यनिष्ठा और सदाचार से प्रभावित होकर उससे प्रेम करती हैं। आगे देखिएगा, बसंत सेना जो रहती हैं वो धन से अधिक प्रेम और चरित्र को महत्व देती हैं। सरकार उसके प्रति बुरी भावना रखता है और उससे हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। चारुदत्त के प्रति विश्वास, सम्मान बनाए रखती हैं। इस प्रकार बसंत सेना एक सुंदर, उदार, प्रेममयी और सद्गुणों से युक्त नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, न्यायालय दृश्यम का सारांश। तो न्यायालय दृश्यम का सारांश मैं आपको इसमें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मैंने चित्रों के द्वारा आपको बताया है वही न्यायालय दृश्यम का सारांश है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया और इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नीचे इसका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जो कहानी बताया है सेम टू सेम उसी को हिंदी में लिख दिया गया है यहाँ पर। अब आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में।